हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं लेखक जॉर्ज आर मार्टिन की प्रचलित किताब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले भाग अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 63। इस चैप्टर में हम देखेंगे सत्ता की लड़ाई, चालाकी और किस्मत के खेल से भरा ये अध्याय आपको पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो तैयार हो जाइए वेस्टरोस की उस दुनिया में डूबने के लिए जहां हर कदम पर किस्मत बदल सकती है और हर शब्द एक वार बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 63। जंगल फुसफुसाहटों से भरा हुआ था। नीचे घाटी के तल में चांदनी उस बहते हुए झरने की लहरों पर झिलमिला रही थी जो अपने पथरीले रास्ते पर मंथर गति से बह रहा था। पेड़ों के नीचे युद्ध घोड़े हल्की हिनहिनाहट करते और गीली पत्तियों से ढकी जमीन पर अपने खुर मारते। लोग धीमी आवाज में जैसे सांस रोककर हल्के फुल्के मजाक कर रहे थे। कभी कभार भालों की हल्की टंकार सुनाई देती या फिर जीरो की धीमी सी खनक, मगर वो भी मानो इस सन्नाटे में दब गई हो। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरी लेडी, एलिस मॉलन ने धीमे से कहा। उसने खुद आग्रह किया था कि आने वाली लड़ाई में वह उनकी रक्षा करेगा, यह उसका अधिकार भी था विंटरफेल के कैप्टन ऑफ गार्ड्स के रूप में, और रॉब ने उसे यह अधिकार देने में हिचक नहीं दिखाई थी। कैटलिन के चारों तरफ 30 सिपाही थे जिन्हें आदेश था कि उन्हें सुरक्षित रखें और अगर लड़ाई बिगड़ जाए तो सही सलामत विंटरफेल पहुंचा दे। रॉब चाहता था कि उनके साथ 50 आदमी रहे, मगर कैटलिन ने कहा था कि 10 भी काफी होंगे क्योंकि हर तलवार की जरूरत युद्ध के लिए होगी। अंत में समझौता 30 पर हुआ और दोनों ही इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। जब आना होगा आ जाएगा, कैटलिन ने कहा। वो जानती थी जब वो घड़ी आएगी तो वह मौत लेकर आएगी। शायद हेल की मौत, या उनकी या रॉब की। कोई भी सुरक्षित नहीं था, कोई भी जिंदगी निश्चित नहीं थी। कैटलिन बस चुपचाप इंतजार करने में संतुष्ट थी, जंगल की फुसफुसाहटें सुनते हुए, झरने की दूर दूर से आती मीठी सी धुन में खोते हुए और अपने बालों में बहती गर्म हवा को महसूस करते हुए। वो इंतजार करने में अजनबी नहीं थी। उसके जीवन के मर्द हमेशा उसे इंतजार कराते आए थे। मेरे लिए देखना, नन्ही बिल्ली, उसके पिता कहा करते थे जब वो दरबार, मेले या युद्ध के लिए निकलते, और वह रिवर रन की किलेबंदी पर खड़ी होकर लाल कांटे और टम्बलस्टोन की धाराओं को बहते देखती, उनका इंतजार करती। अक्सर ऐसा होता कि पिता तय दिन पर लौटते ही नहीं और कई कई दिन वो यूं ही खड़ी रह जाती, कभी बुर्ज की पथरीली दरारों से झांकते हुए, कभी तीरंदाजी की खिड़कियों से बाहर ताकते हुए, जब तक कि दूर किनारे पर अपने बूढ़े भूरे घोड़े पर सवार लॉर्ड हॉस्टर को लौटते हुए न देख ले। वो किनारे पर उतरते और मुस्कुराकर पूछते, क्या तुमने मेरा इंतजार किया? किया ना, नन्ही बिल्ली? ब्रैंडन स्टार्क ने भी उससे इंतजार करने को कहा था। ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरी लेडी, उसने वादा किया था। मैं लौटूंगा तो हमारी शादी होगी। मगर जब वो दिन आया तो सेप्ट में उसके बगल में खड़े थे उसके भाई एदार्ड। नेड भी अपनी नई दुल्हन के साथ मुश्किल से 15 दिन रहा और फिर युद्ध के लिए निकल पड़ा, होठों पर वादे छोड़कर। पर कम से कम उसने सिर्फ शब्द नहीं छोड़े, उसने उसे एक बेटा भी दिया था। 9 महीने गुजर गए और रॉब का जन्म रिवर रन में हुआ, जबकि उसका पिता दक्षिण में युद्ध लड़ रहा था। उसने उसे खून और दर्द में जन्म दिया, यह जाने बिना कि नेड कभी उसे देख भी पाएगा या नहीं। वो उसका बेटा था, कितना छोटा था, और अब वही बेटा रॉब उसका इंतजार था। और साथ ही जेमी लैनिस्टर का भी, वो सुनहरी कवच वाला योद्धा जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने कभी इंतजार करना सीखा ही नहीं। किंग्सलेयर बेचैन है और जल्दी गुस्से में आता है, उसके मामा ब्रिंडन ने रॉब से कहा था। और उन्होंने अपनी जिंदगी और जीत की सबसे बड़ी उम्मीद इसी बात की सच्चाई पर दांव पर लगा दी थी। अगर रॉब डर रहा था तो उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। कैटलिन ने अपने बेटे को देखा,
कैसे वो सिपाहियों के बीच घूम रहा था, किसी के कंधे पर हाथ रखता, किसी से हंसकर मजाक करता, किसी के घबराए घोड़े को शांत कराने में मदद करता। उसकी बख्तर हल्की हल्की खनक रही थी, सिर पर सिर्फ हवा थी। एक झोंके ने उसके लाल भूरे बालों को हिलाया, बिल्कुल उसकी माँ जैसे, और कैटलिन को लगा, कब उसका बेटा इतना लंबा हो गया। 15 साल का और लगभग उसकी बराबरी का कद। उसने मन ही मन देवताओं से प्रार्थना की, उसे और लंबा होने दो। उसे 16, 20, 50 साल तक जीने दो। उसे अपने पिता जितना ऊंचा होने दो और अपने बेटे को बाहों में लेने दो। कृपया, कृपया, कृपया। लेकिन उसकी नजर में इस ऊंचे जवान के साथ चलते हुए डायर वुल्फ के बावजूद वो अब भी वही नन्हा शिशु था जिसे उसने बरसों पहले रिवरन में अपनी छाती से लगाया था। रात गर्म थी, मगर रिवरन की याद ने उसके बदन में सिहरन दौड़ा दी। वे कहाँ हैं? उसने सोचा। क्या उसके मामा गलत थे? जो कुछ भी उन्होंने कहा था, सब कुछ उसी की सच्चाई पर टिका था। रॉब ने ब्लैकफिश को 300 चुने हुए सिपाही देकर आगे भेजा था, ताकि उसकी मार्चिंग को ढक सके। जैमी को कोई खबर नहीं, सेर ब्रिंडन ने लौटकर कहा था। मैं अपनी जान की बाजी लगाता हूं। कोई संदेशवाहक उसके पास नहीं पहुंचा। मेरे तीरंदाजों ने उनका ध्यान रखा है। कुछ गश्ती दल देखे थे, मगर जो हमें देख गए वो लौट नहीं पाए। उसे और गश्त भेजनी चाहिए थी। उसे पता ही नहीं। उसकी सेना कितनी बड़ी है? रॉब ने पूछा था। 12,000 पैदल सिपाही, जो किले के चारों तरफ 3 अलग अलग शिविरों में बंटे हैं और बीच में नदियां हैं, उसके मामा ने उस पुरानी पत्थर सी मुस्कान के साथ कहा, जिसे वो बचपन से पहचानती थी। रिवरन की घेराबंदी करने का और कोई तरीका नहीं, लेकिन यही उनकी हार का कारण बनेगा। 2 से 3,000 घुड़सवार। किंग्सलेयर की संख्या हमसे 3 गुना है, गैलबार्ट ग्लोवर ने कहा था। सही, सेर ब्रिंडन ने माना, मगर एक चीज है जो सेर जैमी के पास नहीं है। क्या? रॉब ने पूछा। सब्र। उनकी सेना अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। लॉर्ड जेसन मलिस्टर सीगार्ड से अपनी सेना लेकर उनसे आ मिले थे और ब्लू फोर्क के ऊपरी किनारे से घूमते हुए दक्षिण की ओर दौड़े थे। और कई और भी उनसे जुड़ गए, छोटे छोटे लॉर्ड्स, बिना स्वामी के सिपाही, और वे योद्धा जो उत्तर भाग आए थे जब एडम्यूर की सेना रिवरन के नीचे टूट गई थी। उन्होंने अपने घोड़ों को जितनी तेज दौड़ा सकते थे दौड़ाया, ताकि जैमी लैनिस्टर को उनके आने की खबर न मिले। और अब वो घड़ी आ चुकी थी। कैटलिन ने देखा, रॉब अपने घोड़े पर सवार हो रहा था। ओलिवर फ्रे, लॉर्ड वाल्डर का बेटा, उसका घोड़ा थामे खड़ा था। रॉब से 2 साल बड़ा, मगर 10 साल कम अनुभवी और कहीं ज्यादा चिंतित। उसने रॉब की ढाल बांधी और हेलम थमाया। जब उसने हेलम नीचे खींचा, तो वो चेहरा, जो कैटलिन के लिए उसका बेटा था, गायब हो गया। अब वहां एक लंबा सा जवान योद्धा था, धूसर घोड़े पर सवार। पेड़ों की छाव में, जहां चांदनी नहीं पहुंच पाती थी, उसका चेहरा काले अंधेरे में ढक गया था। मां, मुझे सैनिकों की पंक्ति के साथ सवारी करनी है, रॉब ने कहा। पिता कहते हैं, युद्ध से पहले सैनिकों को तुम्हें देखना चाहिए। जाओ, उसने कहा, उन्हें तुम्हें देखने दो। इससे उन्हें साहस मिलेगा, रॉब ने कहा। और मुझे साहस कौन देगा? उसने सोचा, मगर चुप रही और मुस्कुरा दी। रॉब ने अपने बड़े धूसर घोड़े को घुमाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके साथ ग्रेविंड। पीछे उसके युद्ध रक्षक पंक्ति में सजे। जैसे उसने कैटलिन को अपने रक्षक स्वीकार करने को मजबूर किया था, वैसे ही कैटलिन ने भी तय किया था कि रॉब की रक्षा हो, और सभी लॉर्ड बैनरमैन मान गए थे। कई के बेटे यंग वुल्फ के साथ सवारी का सम्मान पाने को लालायित थे। उसकी पंक्ति में टॉरन कारस्टार्क और उसका भाई एदार्ड, पैट्रिक मलिस्टर, स्मॉल जॉन अंबर, डेरिन हॉर्नवुड, थियोन ग्रेजॉय, वाल्डर फ्रे के 5 बेटे और बड़े योद्धा जैसे सेर वेंडल मैंडली और रॉबिन फ्लिंट थे।
यहाँ तक कि एक महिला भी थी, डेसी मॉर्मोंट, लेडी मेग की सबसे बड़ी बेटी और बेयर आइलैंड की वारिस, लंबी 6 फुट की, जिसे उस उम्र में गदा पकड़ा दी गई थी जब ज्यादातर लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। कुछ लॉर्ड्स ने इस पर आपत्ति जताई थी, मगर कैटलिन ने साफ कहा था, यह तुम्हारे घराने के सम्मान का मामला नहीं है, यह मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है। और अगर बात आई तो क्या 30 काफी होंगे? क्या 6000 काफी होंगे? दूर से एक पक्षी ने आवाज लगाई, एक तीखी, तेज पुकार जिसने कैटलिन की गर्दन में बर्फ सा एहसास जगा दिया। फिर दूसरा पक्षी बोला, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी, विंटरफेल में उसने इसे कई बार सुना था। स्नो श्राइक। अक्सर वो सर्दियों की गहराई में दिखाई देते, जब गॉर्सवुड सफेद और शांत होता। ये उत्तरी पक्षी थे। वे आ रहे हैं, कैटलिन ने सोचा। वे आ रहे हैं, मेरी लेडी, एल मॉलन ने फुसफुसाया, हमेशा साफ साफ कहने वाला आदमी। भगवान हमारे साथ हों। उसने सिर हिलाया। जंगल में सन्नाटा गहराने लगा, और उस सन्नाटे में वो सुन सकती थी, अभी दूर थे मगर नजदीक आ रहे थे, कई घोड़ों की टापें, तलवारों और भालों की खनक, बख्तर की सरसराहट और इंसानी आवाजें। कहीं हंसी, कहीं गाली, मानो सदियां बीत गई हों। आवाजें और पास आ गई। उसने और हंसी सुनी, एक ऊंची आवाज में दिया गया आदेश, पानी में छलांगे मारते हुए घोड़ों की छप छप, एक घोड़े की फुफकार, एक आदमी की गाली। और फिर उसने उसे देखा, बस एक पल के लिए, पेड़ों की शाखाओं के बीच, घाटी के तल में। मगर उसे पता चल गया कि वो वही है। इतनी दूर से भी सेर जैमी लैनिस्टर को कोई नहीं भूल सकता था। चांदनी ने उसके कवच को चांदी सा बना दिया था, उसके बालों के सोने को रोशनी में चमका दिया था, और उसकी लाल चादर को काले रंग में बदल दिया था। उसने हेलम नहीं पहना था, वो वहां था। और फिर पेड़ों के पीछे ओझल हो गया। उसके पीछे लंबी कतार में और लोग, शूरवीर, वफादार तलवारबाज, स्वतंत्र सवार, लैनिस्टर की 3/4 घुड़सवार सेना। वो आदमी ऐसा नहीं जो तंबू में बैठकर घेराबंदी की तैयारी करे, सेर ब्रिंडन ने वादा किया था। वो पहले भी 3 बार अपने शूरवीरों के साथ निकला है, कभी छापामारों का पीछा करने, कभी किसी जिद्दी किले को तोड़ने। रॉब ने सिर हिलाते हुए अपने चाचा द्वारा बनाए नक्शे को गौर से देखा। नेड ने उसे नक्शा पढ़ना सिखाया था। यहां हमला करना, उसने उंगली से इशारा किया। कुछ 100 लोग, उससे ज्यादा नहीं। टली के झंडे। जब वो तुम्हारे पीछे आएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। उसकी उंगली जरा बाईं ओर खिसकी, यहां थी रात की खामोशी, चांदनी और साए, पैरों के नीचे सूखे पत्तों की मोटी परत, घने जंगल की पहाड़ियां जो धीरे धीरे नीचे बहती धारा की तरफ ढल रही थीं, और जमीन गिरने के साथ ही झाड़ियां छंटने लगी थी। यहां था उसका बेटा, अपने घोड़े पर सवार, एक आखिरी बार उसकी तरफ मुड़कर देखता हुआ, और अपनी तलवार सलामी में उठाता हुआ। यहां थी मैज मॉर्मोंट के युद्धन गाड़े की पुकार, एक लंबी, गहरी गूंज जो पूरब की घाटी से नीचे तक लुढ़क आई, यह बताने के लिए कि जैमी के आखिरी सवार जाल में फंस चुके हैं। और तभी ग्रे विंड ने अपना सिर उठाकर हुआक दी। वो आवाज सीधे कैटलिन स्टार्क के भीतर तक उतर गई, और उसने अपने आप को कांपते हुए पाया। यह एक भयानक आवाज थी, डरावनी। फिर भी उसमें एक अजीब सी धुन थी। एक पल के लिए उसे लैनिस्टरों पर तरसा आ गया। तो मौत की आवाज कुछ ऐसी होती है, उसने सोचा। दूर की पहाड़ी से हुआ आ की गूंज उठी, ग्रेट जॉन का युद्धन गाड़ा। पूरब और पश्चिम में मैलिस्टर और फ्रे के नगाड़े गूंजे, बदले की पुकार के साथ। उत्तर में, जहां घाटी मुड़कर कुहनी जैसी हो जाती थी, लॉर्ड कारस्टार्क के नगाड़ों ने अपने गहरे, उदास सुर इस अंधेरे संगीत में जोड़ दिए। नीचे धारा में आदमी चिल्ला रहे थे और घोड़े बेकाबू हो रहे थे। और फिर
फुसफुसाते जंगल ने अपनी सांस छोड़ दी जब रॉब के छुपाए हुए तीरंदाजों ने शाखों से तीर बरसा दिए और रात भर गई चीखों से आदमी और घोड़े दोनों की। उसके चारों ओर सवारों ने अपने भाले उठाए और मिट्टी पत्तियों की परत से निकलकर चमकते इस्पात की नोकें बाहर आ गईं। विंटरफेल, उसने रॉब की पुकार सुनी जब एक और बौछार तीरों की गई। वो धीरे धीरे अपनी सेना को नीचे की तरफ ले गया। कैटलिन अपने घोड़े पर स्थिर बैठी रही, हॉल मॉलन और अपने पहरेदारों से घिरी हुई, इंतजार करती हुई, जैसे पहले ब्रैंडन, नेड और अपने पिता के लिए करती थी। ऊंची पहाड़ी पर पेड़ों ने नीचे का ज्यादातर नजारा छुपा लिया था। एक धड़कन, 2, 4 और अचानक मानो वो और उसके रक्षक ही जंगल में बचे हों, बाकी सब हरियाली में समा गए। दूर वाली पहाड़ी पर ग्रेट जॉन के सवार अंधेरे से निकलकर सामने आए। एक लंबी, अंतहीन पंक्ति। और जब वो जंगल से फट पड़े, एक क्षण, दिल की सबसे छोटी धड़कन जितना, ऐसा लगा जैसे हजारों चांदी की लौ में लिपटे भूत उतर रहे हों। फिर पलक झपकी और वो सिर्फ आदमी थे, मारने या मरने दौड़ते हुए। बाद में वो नहीं कह सकती थी कि उसने युद्ध देखा था, लेकिन उसने सुना था। घाटी गूंज रही थी, भाले टूटने की आवाज, तलवारों की टक्कर, लैनिस्टर और विंटरफेल और टली, रिवरन और टली की पुकारे। उसने आंखें बंद कर ली और बस सुना, घोड़ों की टापें, लोहे के जूतों की छप-छप, ढालों पर तलवार की चोट, इस्पात पर इस्पात की खुरच, तीरों की सरसराहट, नगाड़ों का धमाका, हजारों घोड़ों की चीखती दहशत। आदमी गालियां दे रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे, कभी मिल रही थी, कभी नहीं। आवाजें पहाड़ियों में अजीब खेल खेल रही थी। एक बार उसने रॉब की आवाज सुनी, इतनी साफ जैसे वो उसके पास खड़ा हो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और फिर ग्रे विंड की गरज, दांतों के बंद होने की कटक आवाज, मांस फटने की खरोंच, इंसानों और घोड़ों की दर्दनाक चीखें। धीरे धीरे आवाजें थम गईं और अंत में बस भेड़िए की हुआक रह गई। पूरब में लाल सूरज उगते ही ग्रे विंड ने फिर हुआ की। रॉब उसके पास लौटा, अब एक अलग घोड़े पर, पहले वाला धूसर घोड़ा नहीं, बल्कि एक चितकबरा। उसके ढाल पर बने भेड़िए का सिर आधा फटा हुआ था, गहरे घाव लकड़ी तक पहुंच चुके थे। लेकिन रॉब खुद घायल नहीं दिख रहा था। पास आने पर कैटलिन ने देखा कि उसके दस्ताने और बाजू पर काले खून की परत थी। तुम घायल हो, उसने कहा। रॉब ने हाथ उठाकर उंगलियां मोड़ी सीधी की। नहीं, यह शायद टॉरहेन का खून है, या उसने सिर हिलाया। मालूम नहीं। उसके पीछे एक भीड़ चढ़ रही थी, मैली, टूटी कवचों में, लेकिन हंसते हुए। आगे थे थिन और ग्रेट जॉन, और उनके बीच घसीटा जा रहा था सेर जैमी लैनिस्टर। उन्होंने उसे कैटलिन के घोड़े के सामने फेंक दिया। किंग्सलेयर, हॉल ने घोषणा की। लैनिस्टर ने सिर उठाया। लेडी स्टार्क, उसने घुटनों से कहा। उसके सिर पर कट था, खून एक गाल से बह रहा था, लेकिन सुबह की रोशनी में उसके बालों में फिर से सोने सी चमक आ गई थी। मैं आपको अपनी तलवार पेश करता, लेकिन लगता है कहीं रखकर भूल आया हूं। मुझे तुम्हारी तलवार नहीं चाहिए, सेर, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे मेरे पिता और भाई एडम्योर दो, मेरी बेटियां दो, मेरे पति दो। उन्हें भी भूल आया हूं, मुझे डर है। अफसोस, कैटलिन ने कहा। मार डालो इसे, रॉब, थिन ने कहा। सर उड़ा दो। नहीं, रॉब ने जवाब दिया, खूनसना दस्ताना उतारते हुए। जिंदा रहकर ये ज्यादा काम आएगा। और मेरे पिता युद्ध के बाद बंदियों की हत्या कभी नहीं करते थे। समझदार आदमी, जैमी बोला, और सम्मानित भी। इसे ले जाओ, जाजीरों में बांधो, कैटलिन ने कहा। मेरी मां के कहे के अनुसार करो, रॉब ने आदेश दिया। और मजबूत पहरा रखना, लॉर्ड कारस्टार्क इसका सिर भाले पर चाहता होगा। चाहेगा ही,
ग्रेट जॉन ने कहा। क्यों चाहेगा? कैटलिन ने पूछा। रॉब ने नजरें मोड़ ली, नेड जैसी सोच में डूबकर। उसने उन्हें मार दिया, लॉर्ड कारिस्टार्क के बेटे गैल्बर्ट ग्लोवर ने कहा। दोनों को, रॉब ने कहा। टॉरहन और एडर्ड और डेरिन हॉर्नवुड को भी। कोई जैमी के साहस पर शक नहीं कर सकता, ग्लोवर बोला। जब उसे हार निश्चित लगी, उसने अपने आदमियों को संगठित किया और घाटी के ऊपर की तरफ लड़ता हुआ आया ताकि लॉर्ड रॉब तक पहुंचे और उसे मार दे, और लगभग कर भी दिया। उसने टॉरहन का हाथ काटा, डेरिन की खोपड़ी फाड़ी और अपनी तलवार एडर्ड कारिस्टार्क की गर्दन में खो दी। रॉब ने कहा, सारा समय वो मेरा नाम पुकार रहा था। अगर उन्होंने उसे न रोका होता तो आज मैं तुम्हारी जगह विलाप कर रही होती, कैटलिन ने कहा। तुम्हारे लोग वही कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने शपथ खाई थी, अपने स्वामी की रक्षा। उनके लिए शोक करो, उनकी वीरता का सम्मान करो, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारे पास गम के लिए समय नहीं है। तुमने सांप का सिर काटा है, लेकिन उसका 3/4 शरीर अब भी मेरे पिता के किले के चारों ओर लिपटा है। हमने एक लड़ाई जीती है, जंग नहीं। लेकिन कैसी लड़ाई? थिन ने कहा। लेडी, राज्य ने फील्ड ऑफ फायर के बाद ऐसी जीत नहीं देखी। मैं कसम खाता हूं, हर एक हमारे मरे हुए पर लैनिस्टर के 10 मरे। हमने 100 के करीब शूवीर और दर्जनों लॉर्ड पकड़े हैं, और 3 लैनिस्टर, जैमी के अलावा लॉर्ड टाइविन के भतीजे। और लॉर्ड टाइविन? कैटलिन ने काटा। क्या उसे पकड़ा, थिन? नहीं, थिन ने कहा। जब तक तुम ऐसा नहीं करते, ये जंग खत्म नहीं होती। रॉब ने सिर उठाया, बालों को आंखों से हटाया। मेरी मां सही है। हमें अब भी रिवरन लेना है। अब सवाल यह है कि अगर तुम रॉब स्टार्क की जगह होते तो जैमी लैनिस्टर को मार देते या जिंदा रखते? अगर आपको यह कहानी सुनना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अपने सवाल का जवाब। तब तक के लिए वला मोग्युलिस।